हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओम सुमन और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की आणविक संरचना। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। एकल रज्जु की एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर पेंटोज शर्करा। इस तरीके से थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, छोटी बन गई। एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा हमने बना लिया है और पेंटोज शर्करा का ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। ये पेंटोज शर्करा का फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, और फिफ्थ कार्बन पे अब जुड़ता क्या क्या है? पेंटोज शर्करा का जो फिफ्थ कार्बन है उस कार्बन से जुड़ता है फॉस्फोरस। ठीक है, बाहर की तरफ। पेंटोज शर्करा का जो फर्स्ट कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है हमारे नाइट्रोजन क्षारक। फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजन क्षार। तो जैसे कि कोई नाइट्रोजन क्षार है, जैसे कि इसको मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये नाइट्रोजन क्षार है। जैसे कि ये नाइट्रोजन क्षार है हमारे पास थाइमिन। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाता है फर्स्ट कार्बन के OH से। तो फर्स्ट कार्बन के OH से जुड़ता है कौन? नाइट्रोजन क्षार। फिफ्थ कार्बन के OH से जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन के OH से जुड़ता है फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो थर्ड कार्बन का जो OH है उस थर्ड कार्बन के OH और फिफ्थ कार्बन के OH, उनके बीच में बनता है फॉस्फोरस, यानी कि यहाँ पर बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, अब एक शर्करा तो इस तरह से हमने जोड़ दी। अब इस शर्करा का जो बीच में यहाँ पर फॉस्फोरस होगा और ये फॉस्फोरस जो है, इसी फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनेगा और जो अगली वाली शर्करा है उस अगली वाली शर्करा के कार्बन से, अगली वाली शर्करा का जो कार्बन है यानी कि फिफ्थ कार्बन, उस फिफ्थ कार्बन के OH से फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा। ये थर्ड और इस तरीके से ये फिफ्थ। तो यहाँ पर जो बंध बनता है वो बनता है फॉस्फोडाइएस्टर। इसी तरीके से कंटिन्यू हम शर्कराओं को जोड़ते जाएंगे और नाइट्रोजन क्षार को जोड़ते जाएंगे। इधर भी हम वापस से वही काम करेंगे। यहाँ पर जोड़ देंगे हम एक और नाइट्रोजन क्षार को, हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हम एक और नाइट्रोजन क्षार को यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक और नाइट्रोजन क्षार हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, एक और नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर ऐड कर दिया। इस तरीके से मान लीजिए ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये G है। ठीक है, इस तरीके से जुड़ गया। अगला और आगे बढ़ते हैं, एक और हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं नाइट्रोजन क्षार और शर्कराओं को आपस में। एक और बना लेते हैं यहाँ पर हम नीचे की तरफ, इस तरीके से। थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं और ये जुड़ गया हमारे पास। ठीक है, ये शर्करा है, यहाँ O होता है। और इधर भी हम देखते हैं वापस से इस तरीके से, ये C, ये H, ये शर्करा, ये फिफ्थ कार्बन है। इसी तरीके से इधर भी ये C और H और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये फॉस्फोरस बीच में आएगा और फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाएगा। इधर भी ये फॉस्फोरस बीच में आएगा और थर्ड कार्बन के, इससे यहाँ थर्ड कार्बन है, यहाँ भी थर्ड कार्बन है, यहाँ भी थर्ड कार्बन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बना हमारे पास एक श्रृंखला और ये थर्ड वाला इलाका होता है, उस थर्ड वाले एरिया से OH फ्री रहता है भाई। और जिधर OH फ्री रहता है उसको बोलते हैं थर्ड एंड, और जिस साइड पे यहाँ पर फॉस्फोरस होता है उसको बोलते हैं फिफ्थ एंड। तो ये थर्ड एंड और फिफ्थ एंड बन गए। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर पेंटोज शर्करा में, है ना, यहाँ पर अब एक और नाम हम जोड़ देते हैं इधर, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, इस साइड पे हम जोड़ देते हैं एक GCT, ए जोड़ देते हैं। ये तो हाँ,
अब यहाँ पर एक और हम नाइट्रोजन क्षार को ऐड कर देते हैं इस साइड पे ए, और एक और नाइट्रोजन क्षार है, यानी कि इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यानी कि हम जोड़ देते हैं यहाँ पर सी को। ठीक है, इस तरीके से ये हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बना लिया है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आप देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो आधार बनाता है वो आधार किसका बना होता है? शर्करा और फॉस्फेट का। शर्करा और फॉस्फेट का आधार यहाँ पर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजीली तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आप देखिए आगे की संरचना और हम देखेंगे यहाँ पर। आगे और हम देखते हैं संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं पहले। अब ये तो मैंने जो बनाई थी, ये बनाई थी यहाँ पर एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मैं द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना आपके सामने बना रहा हूँ, किस प्रकार की होती है आइए देखते हैं। द्विरज्जु के लिए भी हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, जो काम हम पहले कर रहे थे वो फिर से करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ठीक इसी के सामने एक और नाइट्रोजन क्षार हम इधर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षार ऐड होगा इस जगह पर, यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षार ऐड होगा। तो अब की बार जो हमें बनाना है वो उल्टा बनेगा भाई। क्या बनेगा? उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, एडजस्ट होगा हमारे पास। तो यहाँ से ये एक सेकंड, इस तरीके से ये एक शर्करा बन गई। ये फर्स्ट कार्बन हो गया इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। इस तरीके से हम शर्करा यहाँ पर बना लेंगे। फिर से बना लेते हैं एक और शर्करा, इस तरीके से शर्करा ही बना लेते हैं। ये उनके कार्बन है, ठीक है, ये उनके कार्बन इधर बना लेते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं हम इस तरीके से ये। तो इस तरीके से वापस वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन पे वापस वही, सॉरी फिफ्थ कार्बन पे, ये फिफ्थ कार्बन है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक एक करके अब वापस हम इसको द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे नाइट्रोजन क्षार। टी के साथ जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं हम क्या नाम से, ए। ठीक इसी तरीके से अगला जो नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा यहाँ पर वो जुड़ेगा हमारे सामने सी। तो सी वाला ये जोड़ दिया, इधर वापस हम नाइट्रोजन क्षार जोड़ रहे हैं, तो इससे जुड़ जाएगा हमारे नाइट्रोजन क्षार जी, इधर टी जुड़, ए और इधर टी जुड़ जाएगा, थाइमिडीन। तो इधर थाइमिडीन को जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके, अब इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बंध बनाने हैं। थाइमिडीन और एडेनिन के मध्य 2 H बंद होते हैं, जी और सी के बीच में 3 H बंद होते हैं, और ए और टी के बीच में 2 H बंद होते हैं, जी और सी के बीच में 3 H बंद होते हैं। इस तरह से हमने एक साइड पे इस श्रृंखला को जोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, तो थर्ड कार्बन के सिरे पर यहाँ पर OH मुक्त होता है, इसको थर्ड एंड बोलते हैं। अब इधर वाले को जोड़ते हैं, ये 1 2 3 4 फिफ्थ बोलते हैं, यहाँ पे CH, इधर भी इस तरीके से ये CH। अब यहाँ इसको जोड़ा जाएगा फॉस्फोरस से, थर्ड कार्बन से, इसको जोड़ा जाएगा फॉस्फोरस की सहायता से, थर्ड कार्बन। ठीक है, ये थर्ड कार्बन से जोड़ दिया, इसको भी सेम उसी तरीके से जोड़ा जाएगा, फॉस्फोरस और ये थर्ड कार्बन। तो डिस्टेंट इस तरह से जोड़ते जोड़ते, और यहाँ पर लास्ट में फॉस्फोरस रहेगा, और इसको कहा जाएगा यहाँ पर फिफ्थ एंड, जहाँ पर मुक्त फॉस्फेट समूह मिलता है उसको फिफ्थ एंड बोलता है। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपके बन चुकी है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो आधार वगैरह होता है शर्करा और फॉस्फेट से बनता है। ठीक है,
आगे और कुछ देखते हैं। एक सेकंड रुकिए आप थोड़ा सा। ठीक है, ये लीजिए। ये अब बिल्कुल सामने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नजर आ रही है। तो और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के साथ साथ अब हम देखेंगे हमारे डीएनए की आणविक संरचना। तो देखिए पूरी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन चुकी है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का यहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन स्टार जुड़ते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार और हाईलाइटर से, एक बार और आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है उसमें फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजन स्टार, और फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है फॉस्फोरस, थर्ड कार्बन से जुड़ता है फॉस्फेट, और इधर दूसरी वाली जो न्यूक्लियोटाइड होती है उसके कार्बन से जुड़ता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये फिफ्थ कार्बन है और इधर ये, तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बन जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 H बंद होते हैं। थाइमिडीन और एडेनिन के बीच में हमेशा 2 H बंद होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, एक दूसरे के हमेशा प्रति समांतर होती है, यानी कि संरचना। ठीक है, डीएनए की संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज किसने करी? तो डीएनए की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि खोज हुई थी 1869 में। ठीक है, तो डीएनए की खोज जो हुई है वो 1869 में हुई है और एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर फ्रेडरिक मिशर बोलते हैं कि डीएनए में एक अम्लीय पदार्थ मिलता है। फ्रेडरिक मिशर बोलते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए में एक अम्लीय पदार्थ मिलता है। अम्लीय पदार्थ, उस अम्लीय पदार्थ को इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। तो डीएनए में मिलने वाले पदार्थ को फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस बहुलक को कुछ कमियों के कारण अलग करना कठिन था, यानी ये इसको डीएनए को अलग नहीं कर पाए, अलग नहीं कर पाए। जब ये डीएनए को अलग नहीं कर पाए तो फिर दूसरा वैज्ञानिक आता है, यानी एक और खोज हुई जिस खोज में आते हैं एक्सरे विवर्तन आंकड़े। एक्सरे विवर्तन आंकड़े, एक्सरे विवर्तन आंकड़े। एक्सरे विवर्तन आंकड़े किन्होंने खोजे थे? तो ये खोजे थे भाई वैज्ञानिक जिनका नाम था मॉरिस विल्किंस। मॉरिस विल्किंस, मॉरिस विल्किंस, वैज्ञानिक का नाम है मॉरिस विल्किंस। और दूसरा वैज्ञानिक थे रोजालिन फ्रैंकलिन। रोजालिन फ्रैंकलिन, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्सरे विवर्तन आंकड़ों की खोज करी और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक जिनका नाम था वाटसन, यानी कि जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन, एक तो ये थे और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक था फ्रांसिस क्रिक। तो इन्होंने 1953 में, 1953 में इन्होंने डीएनए की द्विकुंडली, यानी कि डीएनए की द्विकुंडलित, द्विकुंडली संरचना, द्विकुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, 1953 में इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने ये कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच, यानी कि डीएनए क्या होता है? डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखलाओं का बना होता है। और इन श्रृंखलाओं में होता क्या है? क्षार युग्मन। ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में क्षार युग्मन होता है और ये क्षार युग्मन जो होता है वो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ। तो इरविन चारगाफ के नियमानुसार डीएनए की दोनों कुंडलियां जुड़ती होती है। इन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन, नंबर 4 बात इन्होंने हमको बताया कि एडेनिन और थाइमिन, इन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन इनका क्षार युग्मन होता है, यानी
और टी, इनका क्षार युग्मन होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन का क्षार युग्मन होता है। ठीक उसी तरह से ग्वानिन, व साइटोसिन, का क्षार युग्मन होता है। तो ग्वानिन, जी, ये 3 बंधों से, इस प्रकार से ये बोला इन्होंने एडेनिन और थाइमिन, यानी कि एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इनका जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के बराबर, जैसे कि A प्लस टी और G प्लस सी, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इनका बराबर होता है। तो दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो क्षार युग्मन जो होता है वह क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की विशेषता है। एक बात और बताए, ये श्रृंखलाएं क्या होती है, एक दूसरे की पूरक होती है, भी होती है, इनमें क्षार युग्मन भी होता है। ठीक है, आगे हम ये और देखते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है उनमें से एक तो होती है पैतृक और एक होती है नई। तो इस तरीके से इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो अब हम डीएनए की आणविक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो डीएनए की आणविक संरचना कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार से हम डीएनए की आणविक संरचना के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से ये डीएनए की आणविक संरचना में बना रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँ तो डबल कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से डीएनए की संरचना होती है। ये एक श्रृंखला तो ये होती है, और एक श्रृंखला और बना लेते हैं इसमें। ज़्यादा मोटी है तरीके से देखो। इस तरीके से तो ये हमारा डीएनए होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में किस प्रकार से क्षार युग्मन होता है, तो देखिए यहाँ पर क्षार युग्मन हम देखें कि मान लीजिए यहाँ पर ए हो तो दूसरी साइड पे क्या होगा, टी होगा। इस तरीके से इधर जी होगा तो दूसरी साइड पे सी होगा। इस तरीके से ये क्षार युग्मन चलता रहता है। यहाँ पर हम देखें तो वापस वही, यहाँ पर वही ए टी जी सी, तो इधर क्या हो जाएगा, टी, इधर टी हो जाएगा, इधर वापस ए हो जाएगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड जी। इस तरीके से एक और हम देख लेते हैं, ए टी सी जी। ठीक इसी तरीके से इधर टी आएगा, इधर टी आ गया तो इधर ए आएगा, इधर सी आएगा, इधर सी। इस तरीके से ये क्षार युग्मन चलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में। डीएनए के बारे में बोले तो पहले प्रश्न ये बोलेंगे, पहली बात ये कहेंगे कि डीएनए बना किसका होता है। तो डीएनए बना होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अपन को यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, जिनका आधार, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो आधार होता है वो आधार शर्करा प्लस फॉस्फेट। तो इससे पहले हमने एक डायग्राम देखा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का।
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किसकी बनी होती है? S, P, ऐसे ऐसे बनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो आधार किसका बना होता है? शर्करा और फॉस्फेट का, जिनके भीतर नाइट्रोजन क्षार प्रक्षेपी। अगर हम इसको देखें तो अच्छे तरीके से एक बार और देख लेते हैं कि ये देखिए आप, ये यहाँ पर शर्करा होती है, यहाँ पे शर्करा, यहाँ भी शर्करा, इस तरीके से शर्करा, और इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में फॉस्फेट होता है। तो इनके बीच में ये फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, बीच में फॉस्फेट, इस प्रकार से ये शर्करा फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजन क्षार इनमें प्रक्षेपी। तो इस प्रकार से ये तो हो गया यहाँ पर ये, और नाइट्रोजन क्षार भीतर प्रक्षेपी होते हैं ये, ठीक है। इस तरह से ये डीएनए की संरचना है। दूसरी बात, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर ध्रुवणता, तो ये प्रति समांतर ध्रुवणता दूसरी विशेषता है डीएनए की कि प्रति समांतर ध्रुवणता होती है, ठीक है। ये दूसरी विशेषता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 एंड से 3 एंड, और एक श्रृंखला की ध्रुवणता 3 एंड से 5 एंड होती है, ठीक है। एक तो चलती है 5 एंड से 3 एंड, एक चलती है 3 एंड से 5 एंड। इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की क्या होती है? ध्रुवणता होती है, ठीक है। एक चलती है 3 एंड से 5 एंड, एक 5 एंड से 3 एंड, ठीक है। तो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, एक ध्रुवणता, जैसे कि मान लीजिए इसको मैं थोड़ा इधर साइड में बना के बताऊं, तो एक श्रृंखला कुछ इस तरह चलती है, एक श्रृंखला इस तरह चलती है, एक चलती है 5 एंड से 3 एंड, एक चलती है यहाँ पर 3 एंड से 5 एंड। तो ये एक दूसरे के प्रति समांतर है ये दोनों श्रृंखलाएं, ठीक है। आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो ये बीच में जो बंध बना हुआ है ये है यहाँ पर H बंध द्वारा जुड़ती है। एडिनिन और थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, यानी कि एडिनिन, ये लीजिए यहाँ पर ये एडिनिन और ये थायमिन, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर एडिनिन और थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 H बंध बनाते हैं। यानी अगली बात कि एडिनिन व थायमिन 2 H बंध बनाते हैं, ठीक। अगली बात हम बात इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन वो 3 H बंध बनाते हैं, 3 H बंध, ठीक है। ये बात है। जिसमें एक और चीज याद रखना पड़ेगी कि प्यूरिन के ठीक सामने पिरिमिडीन होता है, प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होता है। इसलिए क्या होता है कि दोनों रज्जुकों के बीच में समान दूरी बनी रहती है। तो इस तरह से डीएनए दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है, और इनकी पिच की बात करें तो वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये 2 क्षार युग्म यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक। इसी तरह से डीएनए की एक कुंडली ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है। एक कुंडली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। व्यास की बात करें तो व्यास होता है 2 नैनोमीटर। एक कुंडल में कितने क्षार युग्म आते हैं? 10 क्षार युग्म आते हैं, 10 क्षार युग्म, इस तरीके से। तो एक कुंडल में 10 क्षार युग्म आते हैं। द्विकुंडली में क्षार युग्म जो होते हैं ना वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, ऐसे नहीं होते अलग अलग। द्विकुंडली में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं। सातवीं कहानी कहेंगे कि एक युग्म यानी एक क्षार युग्म दूसरे के ऊपर होता है। इसे मान लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ अलग से बना के आपको बताता हूँ कि इस तरीके से ये एक संरचना है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर फॉस्फेट आ गया, यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्षार आ गया। दूसरा नाइट्रोजन क्षार इसके साथ में एक के ऊपर एक फिट रहेगा, और इसी तरीके से इसके साथ दूसरी वाली रज्जुके से जुड़ जाएगी, और इस तरीके से एक साइड पे OH रहेगा। इस तरह से चलता जाएगा ये प्रोसेस। तो ये संरचना है। तो यहाँ से यहाँ तक है ना, एक क्षार युग्म और है। तो इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। एक और चीज है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंधों का क्या रोल होता है? हाइड्रोजन बंध होते हैं ना H बंध इस कुंडली को
कुंडली को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो अपन से कहा जाए कि डीएनए की कुंडली के बीच में दूरी जो होती है वो समान क्यों बनी रहती है? दूरी समान इसलिए बनी रहती है, पहला कारण होता है कि क्षार युग्मन। क्षार युग्मन में प्यूरिन के ठीक सामने पिरिमिडिन होती है। दूसरा होता है एच बन, एक में 2 एच होते हैं, एक में 3 होते हैं, कभी 3-2-3-2। इस तरह से डीएनए की दूरी हमेशा सेम बनी रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये डीएनए की संरचना और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये देख सकते हो। यहाँ पर अपन से कहा जाए कि इन 4 युग्मों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है 2 नैनोमीटर। ठीक है, डीएनए का व्यास हमसे पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास कितना होता है, सॉरी ये गलत बता दिया, 0.34 इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। और पूरी की जो पूरी कुंडली होती है उस कुंडली की होती है 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का जो व्यास होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को डीएनए की संरचना समझ में आई होगी और इसी तरीके से हम आगे भी क्लास को बढ़ाते रहेंगे। तो ये डीएनए की आणविक संरचना थी। ठीक है।